तो चलो आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर कैपेसिटर के बारे में तुम लोग समझते हो कि ये क्या है? कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करता क्या है, जो चार्ज स्टोर करने का काम करता है। इट स्टोर्स चार्ज, ठीक है। और वो चार्ज किस तरह से स्टोर करता है, लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू किए थे कि अगर मैं दो इस तरह के मेटालिक पैरेलल प्लेट ले लूं और इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक माइका अगर मैं डाल दूं, फिल कर दूं इन दो प्लेट अगर ऐसे हो, एक प्लेट ऐसा हो, दूसरा प्लेट ऐसे हो, और इन दोनों के बीच में, इन मेरे दोनों हथेली के बीच में, सपोज ये दोनों मेरी हथेली क्या है, दो मेटालिक प्लेट है और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैं फिल कर देता हूं, तो इस तरह से जो ज्योमेट्रिकल शेप बनता है वो अमूमन इसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। ये करता क्या है? ये चार्ज स्टोर करता है। अब ये चार्ज स्टोर कैसे करता है, और चार्ज स्टोर करके जब हमें जरूरत होती है तो उस चार्ज को देता है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अगर चार्ज स्टोर करने का क्राइटेरिया अगर कैपेसिटर का भी है तो चार्ज स्टोर हमारा बैटरी भी करता है। तो क्या मैं कैपेसिटर को बैटरी की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं? आंसर होगा नहीं। क्यों? इसके बारे में हम लोगों ने बात लास्ट क्लास में बड़े पैमाने पर इस पर चर्चा हमने किया है। ओके, हेलो, कब? बीएससी के स्टूडेंट हो क्या? बीएससी के स्टूडेंट हो? तो क्लास में हो तुम अभी? क्या नाम है तुम्हारा? विशाल राज। तो क्लास में हो ना? हाँ ठीक है। तो तुम रोल नंबर वगैरह नहीं लिखे हो क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। हेलो, हेलो, जी आवाज आ जी रही? सर। यस सर। तो हम लोग देखें ये कैपेसिटर किस तरह से, ये जो आर्किटेक्चर है, एक कैपेसिटर फॉर्म करता है और ये कैपेसिटर किस तरह से चार्ज स्टोर करता है। तो मैं इसके पूरे प्रोसेस को समझने के लिए अगर मैं यहाँ समझूं, मैं एक दो पैरेलल प्लेट मैं बनाता हूं। यहाँ एक पैरेलल प्लेट यहाँ बनाया है मैंने, दूसरा पैरेलल प्लेट मैंने यहाँ बनाया। इनके बीच में एक डिस्टेंस मैंने दिया
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज मैंने दे दिया d, और इस प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, इसका भी a है, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, देखो कैसे ये चार्ज स्टोर करेगा। ये अभी अनचार्ज है, दोनों प्लेट क्या है, अनचार्ज है। तो अनचार्ज प्लेट पर से अगर मैं डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू चार्ज यहां से ले करके पॉइंट प्लेट ए है, प्लेट बी है, यहाँ पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां से अगर मैं चार्ज लेकर के पॉइंट ए से जाता हूं और ये पॉइंट बी पर डंप करता हूं, कितना चार्ज, प्लस डेल्टा क्यू, वेरी लिटिल पॉजिटिव चार्ज अगर मैं लेके जाता हूं यहां से और यहां पर डंप करता हूं तो क्या होगा, ऐसा करने से ये जो प्लेट है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और ये प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और ऐसा करने से जब मैं यहां से लेके चार्ज को लेके जाऊंगा इस प्लेट से उस प्लेट पर, तो क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश होगी दोनों पॉइंट के बीच में ए और बी, क्योंकि पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है। हाँ, जैसे यहां से किसी पॉइंट ए पर लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किया गया वर्क डन पी ए है, और यहां से ए से बी तक लाने में, ए तक लाया, ए से बी तक लाया, तो यहां से यहां लाने में काम कम किया गया होगा और यहां से यहां लाने में काम ज्यादा किया गया होगा। यहां से यहां लाने में कम काम और यहां से यहां लाने में ज्यादा काम होगा ना। तो यहां पर ये पॉइंट बी है, ये पीबी है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और इन दोनों का ही पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है वोल्टेज। इसको मैं लिखूंगा पीबी माइनस पीए, यही वोल्टेज होता है ना। तो वर्क डन का डिफरेंस, तो वोल्टेज का डिफरेंस क्या है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस ऑफ वर्क डन, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ वर्क डन keeping a unit positive charge from from infinity to point A and to point B, ठीक है। तो मैं देखूं यहां पर कि यहां से अगर चार्ज मैं लेके जाता हूं यहां, तो मैंने कुछ काम किया, some work done I have done, so that work done will be in form of a little voltage delta V। नेक्स्ट टाइम फिर मैं दोबारा यहां से अगेन अगर मैं डेल्टा क्यू, अनदर डेल्टा क्यू पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा हूं, अब क्या होगा, पहली बार तो ये दोनों प्लेट अनचार्ज थे, इस बार क्या होगा कि ये ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बार जब मैं लेके जाऊंगा तो ये जो प्लेट है ये अपोज करेगा, इस चार्ज को यहां डंप होने से अपोज करेगा। आई मीन मुझे ज्यादा, अब कोई भी चीज अपोज अगर करे तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट ले जाने में, तो अब मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, वर्क डन विल बी मोर। इस तरह से फिर नेक्स्ट टाइम तो वर्क डन अगर ज्यादा होगा इसका मतलब वोल्टेज ज्यादा हुआ। इसी तरह से अगर मैं ले जाते रहूंगा तो हर बार पहले बार के बनिस्पत मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको एक ग्राफ से देखूं चार्ज, और फाइनली अगर मैं चार्ज Q यहां पर डंप करता हूं, अगर मैं देखूं एक ग्राफ में बनाऊं 0 और इधर मैं रखूं Q और इधर रखूं मैं वोल्टेज V, तो जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाते जाता हूं वोल्टेज बढ़ते जाता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन
मुझे मिलेगा। ठीक है, ये एक इस तरह का स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पर अगर मैं लेता हूं, इस पॉइंट पर अगर लेता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं रिलेशन से दिखा सकता हूं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज ज्यादा से जितना ज्यादा चार्ज मैं ले जाऊंगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। और इसी को अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां देता हूं, Q इज इक्वल टू CV। हियर C इज द कैपेसिटेंस। C क्या है तुम्हारा? कैपेसिटेंस है। ये तुम्हारा Q है और ये तुम्हारा V है। ठीक है, तो ये कैपिटल Q इज इक्वल टू CV। यहां से मैं देख सकता हूं C इज इक्वल टू Q बाई V। और इस C को हम लोग फैराड, इसके यूनिट को फैराड में लिखते हैं इन रिगार्ड ऑफ माइकल फैराड। माइकल फैराड के रिगार्ड में हम लोग इसके यूनिट को फैराड, जबकि फैराड बहुत बड़ी यूनिट है इसलिए छोटी यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, टेस्लास। अब मैं यहां देखूं कि ये तो कैपेसिटेंस हो गया। इस कैपेसिटर का जो दो पैरेलल प्लेट से बनी है उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई? C फैराड। ठीक है, अब ये किस तरह से रिलेटेड है? चार्ज और वोल्टेज से। तो मैं देखूं C इज इक्वल टू Q बाई V, या मैं कह सकता हूं Q इज इक्वल टू CV। अब मैं देखूं कि इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा। इसमें चूंकि और एनर्जी कहाँ स्टोर होगा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो मैंने फिल किया है, तो एनर्जी कितना स्टोर होगा? W इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? Q इंटू V। सर। और Q क्या है? अगर मैं देखूं यहां पर Q क्या है? CV 1/2 CV इंटू V, दैट इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। एनर्जी ये स्टोर करेगा, अरे जूल में होगा। ठीक है ना? हाँ सर, इसको एक बार और समझा दीजिए ना। हाँ जी, एक बार और समझा दीजिए ना सर, ये फॉर्मूले को। क्या यहां से ये पता चला? Q वैल्यूज V, Q इज इक्वल टू CV। यस सर। ये पता चला ना? Q की वैल्यू CV है। ठीक है, यानी C इज इक्वल टू Q बाई V, इसकी यूनिट है फैराड। अब मैं एनर्जी, इन दोनों के बीच में एनर्जी कितना स्टोर हुआ? एनर्जी किसमें स्टोर होगा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। और चार्ज कहां स्टोर होगा? प्लेट्स पर। प्लेट्स पर चार्ज स्टोर होंगे और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी जो स्टोर होगी W इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? Q। हाइट क्या है? V। Q इंटू V 1/2। Q ऑलरेडी मैंने देखा यहाँ CV होता है, CV इंटू V, so 1/2 CV स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है जी, आगे बढ़े। यस सर। अब मैं इसके ज्योमेट्री से कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, ये जो C है,
सी किस तरह से ज्योमेट्री से रिलेटेड है, मैं वो देखना चाहूंगा। मिटा दूं मैं ये? जी सर। तो अगर देखो यहां पर एक रिलेशन दिख रहा है कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस क्या होगा? वोल्टेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, होगा ना। अगर मैं देखता हूं C, अगर इसके एरिया को मैं बढ़ा दूं, देखो अगर इस प्लेट के एरिया को बढ़ा दूं, अगर चार्ज डेंसिटी मेरी सेम रहे, चार्ज डेंसिटी अगर सेम रहे तो एरिया को बढ़ाते ही क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा ना। हाँ, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मेरे चार्ज डेंसिटी मेरी सेम है, पहले की तरह ही है, और अगर मैं अब एरिया बढ़ाता हूं तो चार्ज डेंसिटी अगर सेम रहेगी तो चार्ज ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कैपेसिटेंस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज बढ़ गया मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गया, क्योंकि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। A मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इस कैपेसिटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। किस तरह कैपेसिटी? चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी उतना ज्यादा होगी। अब मैं देखता हूं, अगर मैं ये तो मैं एरिया मैंने बढ़ाकर, ज्योमेट्री में सिर्फ यही ना है कि एरिया है और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ाता हूं तो क्या होगा? प्लेट के बीच के डिस्टेंस बढ़ाओगे, देखो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, प्लेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो चार्ज को मुझे ले जाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। यहां से चार्ज को लेके जाने में, जैसे दूरी अगर मैं बढ़ा दूं तो कोई भी चीज को, सामान को ढो करके ले जाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। हाँ, तो कहने का मतलब कि अगर मैं डिस्टेंस दो प्लेट के बीच में बढ़ाता हूं, हाँ, तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ेगा। हाँ, और वोल्टेज जब बढ़ेगा, वोल्टेज देखो किस तरह से रिलेटेड है। वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो क्या होगी? घटेगी सर, घटेगी। अगर चार्ज कम है, पहले की तरह ही हो है, अगर मेरा वोल्टेज बढ़ जाता है तो कैपेसिटेंस घटेगा। आई मीन C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, जो डिस्टेंस है। मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ कैपेसिटेंस घटता है और डिस्टेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो ये ज्योमेट्री इसका क्या है कि इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस और प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया। इज दैट क्लियर? तो इसके आधार पर अगर मैं इस दो रिलेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाई D, यही होगा ना। अब यहीं पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैं लगा देता हूं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्या है? इज द परमिटिविटी। एप्सिलॉन A बाई D। तो इस तरह से कैपेसिटेंस, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C जो है एप्सिलॉन A बाई D के बराबर होगा। ये इसके ज्योमेट्री से हमने ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया, और ये होगा तुम्हारा फैराड में। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एप्सिलॉन। किसका? जो स्पेस का डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है दोनों प्लेट के बीच में, जो डाइलेक्ट्रिक उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। मैं यहां पर इंडिकेट करता हूं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो फिल किया गया है। और ए क्या है?
area of plate and d is the distance between two plates. ठीक है? हाँ, क्लियर है? Yes, Thank you, sir. आगे Yes, sir. बढ़े? अब मैं यहाँ फिर ये हो गया अबाउट कैपेसिटर। तो अब मैं ये जान सकता हूं कि कैपेसिटर करता क्या है। कैपेसिटर ये चार्ज स्टोर करेगा ऑन देयर प्लेट्स। दो प्लेट्स जो होंगे उसके ऊपर ये चार्ज स्टोर करेगा। लेकिन इसकी प्रवृत्ति क्या है कि चार्ज स्टोर करने को तो कर लेगा, लेकिन जब डिस्चार्ज होगा तो एब्रप्ट ये सारे चार्ज वो रिलीज कर देगा। एब्रप्ट मतलब विथ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बहुत कम समय में सारा का सारा चार्ज ये तुम्हें दे देता है। इसलिए इसको बैटरी की तरह हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी को की तरह इस्तेमाल करने के लिए चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होने में भी थोड़ा समय लगना चाहिए, कि जैसे जैसे मुझे स्लोली जरूरत पड़े तो मैं उससे चार्ज लेता रहूं और लंबे समय तक काम करता रहूं। जबकि कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज कर लेगा और जैसे ही तुम उससे लेना चाहोगे सारा का सारा चार्ज तो तुम्हें एक ही बार दे देगा, फिर उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये अंतर है बैटरी और कैपेसिटर में। इंडक्टर और कैपेसिटर में तो बस वर्किंग प्रिंसिपल का अंतर हुआ, बाकी दोनों तो मतलब कि काम दोनों सेम ही जैसा करता है सर। देखो वहां पर एनर्जी स्टोर होती है, यहाँ चार्ज स्टोर होता है। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है इंडक्टर, और ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। ऑल्दो एनर्जी इज देयर, यहाँ भी एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी डाइलेक्ट्रिक में है। ठीक है, हम जो इस्तेमाल करते हैं इसके चार्ज को इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इंडक्टर में उसके डायरेक्ट एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब मैं देख लूं जरा इसके प्रोसेस को। मिटा दूं मैं ये। अब इसी तरह के कैपेसिटर को, बहुत सारे कैपेसिटर को मैं अगर सीरीज पैरेलल में जोड़ना चाहूं तो कैसे मैं जोड़ सकता हूं, देखेंगे हम लोग। सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग। सर इसका पीडीएफ मिलेगा ना? नहीं, इसका पीडीएफ नहीं होगा। क्यों, समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो पीडीएफ की क्या जरूरत है? तो सर अभी लिखते या बाद में? बाद में लिख लेते। बाद में मतलब स्क्रीनशॉट भेज देंगे। थैंक यू। नहीं, बाद में मतलब क्या है? तुमको समझ में अगर आ गया, समझ में आ गया काफी है। जी सर, आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर बताओ मुझे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अगर समझ में आ गया उसको लिखो, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आ गया समझ सर, सब 12th में पढ़े हुए। तो मैं देखता हूं यहां पर कैपेसिटर बहुत सारे, ये मैंने ले लिया, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, इस तरह से तीसरा कैपेसिटर, n नंबर ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं, सीरीज में कनेक्ट करता हूं, यहां वोल्टेज V देता हूं, कैपेसिटेंस C1, C2, C3, इस तरह से बहुत सारे कैपेसिटेंस हैं। तो इसका इक्विवेलेंट मैं कैसे बनाऊं? तो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर मैं यहां बना देता हूं, भी C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो
मैं देखूं इस करंट I, सेम करंट सारे कैपेसिटर से फ्लो करेगा, और यहां पर मैं देखूं, यहां पर अगर V1 है, V2 है, V3 है, इस तरह Vn है, तो मैं टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह से देख सकता हूं ना, इस क्लोज लूप में अप्लाइंग KVL। तो यहां से मैं देखूं V1 कितने के बराबर होगा, बोलो। यहां हमने देखा Q इज इक्वल टू CV, तो V क्या होगा, Q बाई C इज इक्वल टू V। तो चूंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, चार्ज सेम होगा सब पर। तो मैं ले लूं Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 अप टू समथिंग V। अब इसमें से देखूं V इज इक्वल टू, यहां पर V क्या होगा, यहां पर V क्या होगा, इक्विवेलेंट Q by C. Q बाई C. अगर दोनों इक्वेशन से मैं देखूं, दोनों इक्वेशन से, तो Q बाई C इक्विवेलेंट, अभी सारे Q सेम है तो मैं कॉमन ले सकता हूं ना, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस, तो यहां से Q गेट्स कैंसल, सो आई कैन हैव हियर वन बाई C इक्विवेलेंट is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 प्लस, तो ये एक रिलेशन मुझे मिलता है सीरीज में। तो देखो ये किस तरह है, ये जस्ट उल्टा है रेजिस्टेंस का या इंडक्टेंस का, जस्ट उल्टा है। वहां पर इस तरह का रिलेशन का कब आता है, जब पैरेलल होता है रेजिस्टेंस में, ठीक है, लेकिन यहां पर सीरीज में इस तरह का आता है, ठीक। उसी तरह जब मैं पैरेलल करूं, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, ठीक है। उसी तरह कैपेसिटर का अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करूं, कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करूं, तो क्या होगा मैं देखता हूं, मिटा दूं मैं, नोट डाउन करो एंड अलाउ मी टू, सर तो शायद हुई ना। अच्छा, जो स्क्रीनशॉट लेता है उसका भी दिखने लगता है। हो गया सर। ओके, सबका हो गया, जी मिटा दूं सर। मैं, यहां मैं लिखता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पैरेलली मैं कनेक्ट करूं, मैं यहां 3 कैपेसिटर को कनेक्ट करता हूं, पैरेलली कनेक्ट करता हूं, ये वोल्टेज V मैंने दिया, C1 C2 C3,
यहाँ से करंट आई मैं देख रहा हूँ, वोल्टेज देंगे तो करंट फ्लो होगा। मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ ड्रॉ कर दूं, सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ मैं देखूं यहाँ पर क्या होगा, अलग चूंकि पैरेलल है तो करंट इसमें अलग अलग होगा, I1 I2 I3 होगा ना, I1 I2 I3। तो मैं यहां से करंट मैं देखूं तो अगर चार्ज की मैं बात करूं Q इज इक्वल टू CV, तो यहां पर जो इस कैपेसिटर पर चार्ज होगा, मान लो Q1 चार्ज है, तो वोल्टेज पैरेलल में लगा है तो वोल्टेज तो सेम होगा। तो अगर मैं देखूं Q1 इज इक्वल टू C1 भी, ठीक है, और Q2 इज इक्वल टू C2 भी, Q3 इज इक्वल टू C3 भी होगा। और चूंकि करंट अलग अलग है तो सब पे चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है, और सभी चार्ज का सम जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा। यहां से मैं देख लूं Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। हाँ, तो यहाँ Q इक्विवेलेंट अगर मैं देखता हूं तो कितने के बराबर होगा, सम ऑफ ऑल द चार्जेस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 यहां से मैं देख लूं कितने के बराबर है, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, और Q इक्विवेलेंट कितने के बराबर है, C इक्विवेलेंट इंटू V। V सब में कॉमन है यहाँ पर, V इंटू यहाँ पर लिख दो C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से V गेट्स कैंसिल, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से देखो तो मैं देखता हूं कैपेसिटर पैरेलल में क्या होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और सीरीज में उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, घट जाएगी। जब मुझे कैपेसिटेंस ज्यादा करना होगा, कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस ज्यादा करना होगा तो मैं क्या करूंगा, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, और जब कैपेसिटेंस घटाना होगा, अगर कई कैपेसिटर मैं लिया हूं और उसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटर हो उसके आसपास की कैपेसिटी मुझे चाहिए, तो मैं सारे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तुम्हें कैपेसिटर का भी हम लोगों ने देखा, पीछे रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का हमने देखा ही था। तो कंक्लूजन क्या है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में सीरीज में ऐड होता है और पैरेलल में कम होता है, मतलब सीरीज में ज्यादा होता है, पैरेलल में कम होता है रेजिस्टेंस, और कैपेसिटर केस में जस्ट उल्टा है, इसमें सीरीज में कम होगा और पैरेलल में ज्यादा होगा, ठीक है जी। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे। अब हम लोग बात करते हैं
ये मिटा दूं मैं? हाइड होइए ना सर। सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन करो। हो गया? यस सर, हो गया सर। मिटा दूं मैं ये? जी सर। तो हम लोगों ने आर एल सी तीनों जो लम्प्ड पैरामीटर हैं इनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली। बेसिक ओम्स लॉ भी हम लोगों ने देख लिया। तो फर्दर आगे मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस में बढ़ने से पहले एक टॉपिक मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा जिसका नाम होगा द जे ऑपरेटर। जे ऑपरेटर, ये नई बात होगी तुम्हारे लिए। जे ऑपरेटर, इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो जे ऑपरेटर क्या है? जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस है। प्लस क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो दो क्वांटिटी जैसे 2 + 3 = 5, मतलब दो क्वांटिटी को ऐड करने का काम करती है। सो इट इज ए एडिशन ऑपरेटर। उसी तरह 5 - 3 = 2। यहां पर ये माइनस साइन क्या है? एक ऑपरेटर है, जिसे कहते हैं सब्ट्रैक्टिव ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन का काम करता है, ये दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कराने का काम करता है। उसी तरह जिस तरह से 2 × 3 मल्टीप्लाई करने का काम करता है, तो ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। उसी तरह सेम जिस तरह मैथमेटिकल ये ऑपरेटर्स है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, हाँ, उसी तरह का जे ऑपरेटर भी है। एक ऑपरेटर है जो, अब इसका काम क्या है? किसी भी क्वांटिटी को 90 डिग्री, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं, जे ऑपरेटर, ठीक है? और ये एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर। जैसे अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे a + ib, यही पढ़ते हो ना? a + ib क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक सर। कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस सर। a + ib। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, हॉरिजॉन्टली ये हो गया तुम्हारा a और ये हो गया तुम्हारा b, और इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन है, हाँ, इसको तुम लिखते हो a + ib, यही लिखते हो ना कॉम्प्लेक्स यस सर। फॉर्मुलेशन में, हाँ, ठीक है? क्योंकि अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में I जो है करंट के लिए मैंने दे दिया हुआ है, इसलिए अब इस ये जो I है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। 10-12 तक तुम लोगों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन अब हम इसकी जगह आयोटा I की कहते हैं सर जगह, उसको। हाँ जी, आयोटा कहते हैं ना? हाँ, आयोटा जिसे कहते हो, इसकी जगह पर सिंपल ऐसे समझो कि मैं एक जे ऑपरेटर को इस्तेमाल करता हूं। इस ऑपरेटर को अब मैं इसको a + ib की जगह लिखूंगा a + jb। आयोटा का वैल्यू कितना होता था? √(-1), -1। ठीक है? उसी तरह जे का भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा √(-1). और ये करता क्या है? क्या चाहिए? हाँ, ठीक है।
अब मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा ना रहता, अब मैं ये चर्चा करना चाहूंगा कि ये जे ऑपरेटर को हम लोग समझे कैसे। किसी भी वेक्टर को, जैसे मैंने अभी बता दिया, किसी भी वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा जे के साथ। अब मैं इसको, अब हम लोग देखें यहां पर सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया कि जे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है लाइक आई। हाँ, अब इसको मैं देखूं, यहां पर देखो, गौर करो, क्योंकि इसका इस्तेमाल पूरे इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें मिलेगा। एक कॉम्प्लेक्स डोमेन है, इस कॉम्प्लेक्स डोमेन में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या होता है, तुम्हारा रियल एक्सिस होता है। ये रियल एक्सिस होता है और ये क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए यहां पर, ठीक है, कोई वेक्टर ए है, इसको मैं कैपिटल ए ले लूं, चलो कोई वेक्टर ए है, यह है वेक्टर ए। अगर इसको मुझे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, ऐसे यहां पर लाना होगा, यहां पर लाना होगा, तो ये जो भी बनेगा इसको मैं जब 90 डिग्री, ऐसे लिख दूं 90 डिग्री, कैसे लाया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रहे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मैं यहां पर लिखूंगा सिंपल जे ए, इस ए के साथ मैं इस जे को रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये जे क्या बन गया, एक ऑपरेटर बन गया ना, कि अब इस जे का मतलब क्या है कि मैं किसी क्वांटिटी को, किसी वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लाता हूं और जहां ये मिलता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसी को मैं जे ए से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक, तो फर्दर यहां से मैं यहां लाया 90 डिग्री, ये एंगल, ठीक है ना, यहां से मैं ऐसे लाया। अगर मैं फर्दर इस वेक्टर को, इस जे ए को 90 डिग्री अगेन एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री अगेन एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करना होगा, क्या करता है? हाँ, ये जे ए है, उस पर एक जे ऑपरेटर और लगाऊंगा, जे इंटू जे ए, तो ये क्या हो गया, हाँ, जे स्क्वायर ए होगा। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा जे स्क्वायर ए से। अब फिर इसको फर्दर मुझे 90 डिग्री यहां से ऐसे लाना होगा इस वेक्टर को, तो मैं फिर ऑपरेट करूंगा एक जे इंटू, ऑलरेडी जे स्क्वायर ए है, तो ये क्या हो जाएगा, जे क्यू ए, ठीक है, हो गया ना। अब फिर इसको फर्दर मैं 90 डिग्री इधर ले जाऊंगा, तो ये वेक्टर क्या हुआ, फिर जे एक ऑपरेट करूंगा, जे इंटू जे क्यू ए, तो ये क्या होगा, जे का पावर 4 ए होगा। इस तरह से मैं कर सकता हूं। हेलो, मेरी Yes, आवाज sir. आ रही, यस सर, यस सर, आ रही है आ रही है ना। तो अगर 90 डिग्री बार, जितनी बार भी तुम करोगे शिफ्ट इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एक बार जे ए हुआ, दूसरी बार 90 डिग्री, दूसरी बार जे स्क्वायर जे ऑपरेट हुआ जे ए पर, और उसके बाद फिर 90 डिग्री जे से ऑपरेट हुआ, फिर 90 डिग्री जे से ऑपरेट हुआ। अब मैं यहां पर जे की वैल्यू देखूं, जे इज इक्वल टू रूट अंडर -1, हाँ, और जे स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा ना जी। दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और जे क्यूब क्या होगा, -j
होगा। इसमें जे से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो क्या होगा, इधर जे क्यू हो गया और -1 इंटू जे माइनस जे। अब J4 क्या होगा, माइनस जे का माइनस जे इंटू जे, यही ना, तो माइनस जे स्क्वायर और माइनस जे स्क्वायर कितना है -1, तो -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 1। जे का पावर 4 कितना हुआ, इज इक्वल टू 1। तो अब देखो पहली बार मैंने ऑपरेट किया जे ए आया, उसके बाद जे स्क्वायर ए, तो जे स्क्वायर कितने के बराबर है -1, तो ये क्या हो जाएगा -a। देखो ठीक, ये वेक्टर इधर पॉजिटिव की तरह है, ये इधर उतना ही नेगेटिव है, तो ये हो गया -a, ठीक है। और ये हो गया जे ए, यहां से यहां जे ए और ये -a। अब मैं यहां देखूं इस एक्स पर, तो जे क्यूब ए, तो जे क्यूब कितने का बराबर है -j, तो ये हो गया -ja। तो देखो इधर +ja है ऊपर की तरफ, -ja नीचे की तरफ, ठीक है। इसी को मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहता हूं, प्लस एंड माइनस, दीज आर द कंजुगेट्स। और फिर मैं ऑपरेट करता हूं, तो j का पावर 4a, j का पावर 4a मतलब j का पावर 4 क्या हो गया 1 इंटू a, तो फिर ये जाके यहां पर आ गया, तो ये एज इट इज ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस ऑपरेटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर, इसे हम लोग कहते हैं द कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, एक क्लियर है, किसी को डाउट हो पहले पूछो फिर आगे बढ़ेंगे। सर आयोटा और जे ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने बताया तो अभी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई मैंने करंट को ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए मैं आयोटा इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर कंफ्यूजन होगा ना करंट में और इस ऑपरेटर में, इसलिए मैंने इस ऑपरेटर को बदल दिया। पर सर आई तो कैपिटल होता है और आयोटा तो छोटा बड़ा स्मॉल होता है। करंट के लिए आई का ये भी स्मॉल है। हाँ सर, करंट के लिए आई का उपयोग कैपिटल में होता है सर, और आयोटा के लिए आई का उपयोग स्मॉल में होता है, तो कैसे कंफ्यूजन होगा? नहीं, स्मॉल आई भी हम करंट के लिए, एसी करंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल आई भी एसी करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इसलिए हम लोग यहाँ पर अब ऐसे समझो कि आयोटा की जगह पर मैंने रिप्लेस कर दिया है इस जे को, सिंपल ऐसे समझो, एक ऑपरेटर की तरह, एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर की तरह। तो अब मैं फेजर की बात थोड़ा सा मैं कर लूं, ये क्लियर है? हाँ यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। कोई डाउट होगा तो बोलोगे। अभी भी कोई डाउट होगा तो बोलो, मैं पहले उसको क्लियर करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब जैसे मैं देखूं, अब इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज, अगर मैं सिर्फ एक रजिस्टर लेता हूं, सबसे पहले फर्स्ट एसी की बात मैं करूं तो एक रजिस्टर मैंने लिया आर, और यहां पर एक एसी सोर्स
इसको मैं इस तरह से हैजी लाइंस दिखाता हूं, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये दिया AC, और ये रेजिस्टेंस R है। हाँ, सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना, दिख नहीं रहा है। हाँ, दिख नहीं रहा है, थोड़ा बड़ा लिखिए ना। अच्छा दिख नहीं रहा है, और बड़ा बनाऊं? चलो, VM साइन ओमेगा टी, अब दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो अगर मैं ऐसे देता हूं, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है भी, तो एक इंस्टेंटेनियस करंट I फ्लो होगा, ये रेजिस्टेंस R है। तो मैं यहां से देखूं I कितने के बराबर होगा? I इज इक्वल टू I कितने के बराबर होगा? VM साइन ओमेगा टी V टू by आर। R, V by R, I इज इक्वल टू V by R, और V कितने के बराबर है मेरा? VM साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई R। तो यहां से मैं देख सकता हूं VM बाई R, VM बाई R, इसको मैं लिख दूं IM साइन ओमेगा टी, दिस इज योर I। करंट का इक्वेशन हो गया, ये तुम्हारा वोल्टेज का इक्वेशन है, ये तुम्हारा करंट का इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम देखोगे, वोल्टेज और करंट, हाँ, तो अंतर क्या है इस एम्पलीट्यूड में? इसका VM है और इसका करंट का IM जो है वो क्या है? VM बाई R है। तो VM बाई R क्या है? VM से थोड़ा कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस R एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उससे डिवाइडेड है। तो मैं इसका वेवफॉर्म अगर करना चाहूं, वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाहूं, और दूसरी बात, दोनों ये IM साइन ओमेगा टी, ये VM साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों का वेवफॉर्म जो होगा वोल्टेज और करंट का सेम फेज में होगा, इसमें फेज का अंतर नहीं होगा। I mean, अगर ये वोल्टेज है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, तो करंट इस तरह होगा, फेज तो सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड उसका अंतर हो जाएगा। I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी होगा, मैग्नीट्यूड में सिर्फ अंतर होगा, लेकिन दोनों सेम फेज में होंगे, फेज में अंतर नहीं होगा। रेजिस्टेंस के केस में मैं देखता हूं, सिंगल अगर रेजिस्टेंस में लगाता हूं, ठीक है। अब मैं देखता हूं दूसरा कंडीशन में लूंगा, ये हो गया, नोट डाउन करो। हो गया सर। अब मैं दूसरा कंडीशन लेता हूं जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर लेकर के मैं देखूंगा। एक इंडक्टर में लेके देखूं। सेकेंडली देयर इज वन इंडक्टर, ये इंडक्टर L है। अगेन दिस इज द V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये इंडक्टर L है।
दिख रहा है ना? हाँ जी, इससे भी होकर के करंट मैं देख रहा हूं, करंट आई फ्लो होगा। तो ये वोल्टेज Vm sin ओमेगा टी इंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा? V इज इक्वल टू L di/dt, यही होगा ना जी? यस यहां से सर। निकाल लूंगा, करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल V dt, यही होगा ना? इस रिलेशन से I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल V dt होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? किसी को डाउट हो तो बताएगा। हाँ, अब मैं यहां वैल्यू देता हूं 1/L इंटीग्रल V का वैल्यू क्या है? Vm sin ओमेगा टी dt, ठीक है? Vm sin ओमेगा टी dt, तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज I, इट इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू, अब Vm चूंकि कांस्टेंट है बाहर में ले लूं, तो Vm/L, अब इसको इंटीग्रेट अगर करूंगा साइन ओमेगा टी को तो क्या होगा? बोलो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी? क्या होगा? cos ओमेगा टी माइनस माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, यही होगा ना? यस सर। जी सर। यही होगा। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, या इसको लिखूं मैं, माइनस नहीं लिखते हैं, Vm बाई ओमेगा एल, Vm बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, दिस इज योर I, यही करंट होगा। अब इसी Vm बाई ओमेगा एल को मैं लिख दूं Im, इस पूरे टर्म को मैं लिख देता हूं, आई विल कीप इट Im, तो क्या होगा? I इज इक्वल टू Im माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी माइनस π/2। हाँ जी, यस सर। मैं लिख सकता हूं ना, साइन के फॉर्म में कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिख सकता हूं Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। से I am having the equation number 1 is the equation of voltage. I am here the equation number 2 is the equation of current. तो मैं यहां से क्या देख रहा हूं? क्या देख रहा हूं? अंतर कुछ दिख रहा है तुमको? पहले अंतर देखना समझो, सीखो कि अंतर कैसे दिखे तुम्हें, अंतर कैसे पता चले। तो देखो यहां पर ये साइन ओमेगा टी है और ये क्या है? साइन ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब 90 डिग्री ये लैग है ना? माइनस π/2 मतलब 90 डिग्री ये पीछे है, लैग है। सिग्नल का कैसा है? ये लैग्ड सिग्नल है। हाँ, 90 डिग्री कहाँ है? पीछे है। और इसका मतलब है ये 90 डिग्री आगे है, करंट से 90 डिग्री आगे है ये, या मैं कहूं करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। लैगिंग, करंट लैग शेयर 90 डिग्री विथ वोल्टेज, ऐसा कह सकता हूं मैं कि करंट लैग कर रहा है और वोल्टेज लीड कर रहा है। ये बात समझ में आई यहां पर? तो अब इसको रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे मान लो ये
करंट है, अगर करंट है हाँ ऐसे, तो वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब कितना 90 डिग्री, तो मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा वोल्टेज। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जे ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा, इसको 90 डिग्री। हाँ, अब हम आगे देखते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस को अगर मैं देखूं, इसका वेवफॉर्म से, वेवफॉर्म से देखूं मैं, वेवफॉर्म दोनों का अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये मिटा दूं मैं, ये मिटा दूं मैं, यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मैं एक एक करके तुम्हारा नो डाउट सर। क्लियर करते जाऊंगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है। पहले मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूं दोनों का, सर दोबारा एक्सप्लेन कर दिए ना। इसको क्या दिक्कत है बोलो। समझ नहीं पाया। क्या समझ में नहीं पाए हो, बताओगे सही तो, इसमें क्या नहीं समझ में पाए हो। सिंपल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हो इंटरमीडिएट में, पढ़े हैं सर। तो इसमें कहीं, मैंने तो सिंपल इंटीग्रेशन किया है, मैंने तो अलग से कुछ काम नहीं किया है, सिंपल मैंने क्या किया, ये देखो आई कितने के बराबर होगा, यहां तो समझ में आ गया, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये क्लियर है जी। यस सर। यहां से मैं ये निकाल सकता हूं, आई इक्वल टू 1/l इंटीग्रल v डी टी। अब ये कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया, बताओगे तो सही क्या आ नहीं गया समझ में सर। आया। आ हाँ? गया आ गया आ गया आ सर, गया अब ये? सब। जी सर। जी सर आ गया। आगे जैसे क्लियर मैं देखो, क्लियर कर दिया। और किसी कोई डाउट हो तो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखूंगा डी आई, अगर मैं देखूं डी आई यहां से ले लूं, तो क्या करूंगा मैं, 1/l v डी टी, इस तरह से डी आई को यहां रखूंगा, डी टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, v डी टी, और l को जब इधर लाऊंगा तो 1/l हो जाएगा। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं, तो डी आई को इंटीग्रेट करूंगा तो आई हो जाएगा, और 1/l इंटीग्रल v डी टी, यही तो चीज मैंने लिखा हुआ है, 1/l इंटीग्रल v डी टी, सिंपल। ठीक है जी। ओके सर। मिटा दूं मैं ये। सर ये क्वेश्चन का उपयोग कहाँ किया जाएगा? हाँ? सर ये कहाँ पे यूज होगा पर्सनल लाइफ में? एसी में, बताया तो मैंने, एसी है ये। एसी जब एसी सिग्नल, एसी वोल्टेज मैं जब इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पर, तो इस तरह की चीजें हमें समझ में आ रही है। तो मैं अगर ड्रॉ करूं, सर वीडियो रुक जा रहा है आपका, वीडियो कुछ हो जा रहा है। कहाँ, तो तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ये मेरा है सिग्नल, क्या है ये सिग्नल, वी एम साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। हाँ, हाँ जी। अब उसको ड्रॉ करो, कैसा होगा, जरा ड्रॉ करके दिखाओ मुझे, कुछ कुछ भी तो काम करो, जरा ड्रॉ करके दिखाओ मुझे। एक सेकेंड सर नीचे आ जाएगा अगर आप।
ड्रॉ किया जी, तुम लोग ड्रॉ किए? हाँ हो गया सर। चलो ठीक है, ड्रॉ कर लिए तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैच कर लो। ये जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारा, ये 0 डिग्री, ये π/2, ये क्या है, पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। तो ये तो वोल्टेज है Vm sin ओमेगा टी। करंट कैसे होगा? दिखा रहा है कि करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है। कितना? 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज से पीछे, मतलब अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से चल रहा है। हाँ, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, ये होगा। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा करंट, I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यही होगा ना। करंट पीछे चल रहा। ये समझ में आ गई वेवफॉर्म? ये समझ में आ गया? कितने लोग ऐसे बनाए वेवफॉर्म? तो यहाँ 90 डिग्री पीछे और आगे का कंसेप्ट यहाँ पर आएगा। यहीं पर अब जे ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जे ऑपरेटर मेरा क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने को ही, जहां जहां मुझे 90 डिग्री घुमाने की जरूरत पड़ेगी आगे एंटी क्लॉकवाइज, वहां पर मैं जे ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब मैं देखूं यहां पर, ये तो हो गया वेवफॉर्म। अब यहां पर मैं देखता हूं Im क्या है तुम्हारा, Im क्या है बोलो तो? Vm बाई ओमेगा एल, यही है ना। Im क्या था तुम्हारा? Vm बाई ओमेगा एल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं Vm बाई Im इज इक्वल टू ओमेगा एल। Vm बाई Im इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा। तो ये है वोल्टेज और ये है करंट, और इन दोनों का रेशियो क्या होगा? कहीं ना कहीं ये क्या होगा, बोलो जी? वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या होगा? ऊपर वोल्ट न्यूमरेटर में वोल्टेज हो, डिनोमिनेटर में करंट हो, उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? V बाई आई। बोलो। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा।
कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा, यानी ये टर्म कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। तो इसको हम यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, इसको मैं कहता हूं यहाँ पर रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस एक परमानेंट प्रॉपर्टी होती है और रिएक्टेंस क्या है, जैसे परमानेंट प्रॉपर्टी और अचानक उभरी हुई प्रॉपर्टी, अचानक कोई प्रॉपर्टी आ गई, हाँ, जैसे खाना खाना तुम्हारा परमानेंट प्रॉपर्टी है, डेली खाते हो खाना, डेली सोते हो, ये परमानेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कोई तुम्हें गाली दे दे तो अचानक गुस्सा आ जाता है, तो अचानक गुस्सा आ जाना वो क्या है, रिएक्शन है, रिएक्टिविटी है, तुमने रिएक्ट किया, ठीक है। तो इसी तरह से ये कॉइल नॉर्मल कंडीशन में क्या रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब यहां पर ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा आएगा टर्म, जब इस सोर्स में फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी को वो रिएक्ट करेगा। दैट्स व्हाई द टर्म कॉल्ड रिएक्टेंस, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। क्योंकि ये इंडक्टर का रिएक्टेंस है जिसे हम लोग कहते हैं द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसलिए मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। और ये देखो, अब एक्सएल यहां से देखोगे, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, क्योंकि एल तो कांस्टेंट कर दिया मैंने, लेकिन फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, ओमेगा क्या है तुम्हारा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। हाँ, यहां हम कह सकते हैं एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, रिएक्टेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई तुम्हें जितना जोर से मारेगा उतना ही जोर से तुम भी रिएक्ट करोगे, जितना ज्यादा गाली देगा उतना ही ज्यादा गाली दोगे, तुम भी देते हो। तो ये रिएक्ट करना हो गया, ये फ्रीक्वेंसी को रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। इंडक्टिव, चूंकि इंडक्टेंस के साथ है, इसको हम लोग कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस एक्सएल, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और बात समझ लो, फेज का, ये वोल्टेज और करंट में फेज का अंतर क्या है, वोल्टेज और करंट में फेज का अंतर क्या है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, ठीक है। इतना बात हमेशा ध्यान रखो कि इंडक्टर के कंडीशन में वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा, और ये जो रिएक्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी सिग्नल का जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ये ओमेगा की वैल्यू जितने ज्यादा होगी, इसके अक्रॉस ये रेसिस्ट उतना ज्यादा करेगा, अपोज उतना ज्यादा करेगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जितना कम होगी उतना ये अपोज कम करेगा। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है, अगर मैं यहां पर एसी की जगह डीसी लगा दिया तो क्या करेगा, ये अपोजिशन 0 होगा, मतलब एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा। यहां से पता चला, क्या पता चला कि टाइम वैरिंग वोल्टेज अगर मैं दूंगा, टाइम वैरिंग सिग्नल अगर मैं देता हूं, तो ये कॉइल रिएक्ट करता है, अपोज करता है। अगर मैं वही डीसी सिग्नल देता हूं तो वो अपोज नहीं करता है। Is that clear? सर अगर इन्वर्टर दे दो तो, हाँ, अगर इन्वर्टर से निकला हुआ कनेक्शन दे दे तो, इन्वर्टर से एनर्जी सोर्स दे दो, हाँ, इन्वर्टर से निकला हुआ एसी करंट दे तो क्या होगा, अगर वैरी करेगा या नहीं। इन्वर्टर से निकला हुआ, अगर साइन वेव इन्वर्टर है तो साइन वेव निकलेगा, साइन वेव निकला ना,
साइन वेव जब भी दोगे, इस तरह का सिग्नल जब भी दोगे तो रिएक्ट करेगा कॉइल। अगर वही डीसी दोगे, बैटरी से दोगे डायरेक्ट, तो रिएक्ट नहीं करेगा। एक सिंपल यहां से इस इक्वेशन से समझो, एक्सएल इज द रिएक्टेंस, और ये रिएक्ट जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा करेगा, जितना कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो, मतलब डीसी, डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जीरो फ्रीक्वेंसी में ये रिएक्ट जीरो करेगा, मतलब एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा। दैट क्लियर? ठीक है जी। तो एक्सएल कितने के बराबर है? ओमेगा एल। और यही वेक्टर में मैं देखता हूं, आगे हम लोग देखेंगे कि इसको 90 डिग्री ऊपर ले जाने को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे ओमेगा एल से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इमेजिनरी क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग 90 डिग्री ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्यों 90 डिग्री ऊपर करते हैं इसको। ये हो गया एल, मिटा दूं मैं। अब मैं यहां पर एक इसी सर्किट में मैं अब इंडक्टर को हटा करके मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं एक कैपेसिटर। कैपेसिटर इस्तेमाल करना से I have connected a capacitor जिसकी कैपेसिटेंस C है, सेम। तो क्या होगा? क्या होगा जी? इसको खोल देता हूं, बहुत गर्म हो रहा है। यहां देखो, ये वोल्टेज सोर्स मैंने इसको दे दिया Vm sin ओमेगा t। अगेन करंट I फ्लो होगा, तो I कितने के बराबर होगा? कैपेसिटर के केस में चूंकि ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डिवाइस है, इसका रिलेशन हम चार्ज से ही देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि I इज इक्वल टू dq बाई dt होगा। I क्या होता है? करंट क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, यही होता है ना, सिंपल। चार्ज ट्रांसफर अगर Q है तो उसका रेट जो होगा dq बाई dt इज द करंट। और यहां से मैं देखूं Q, अभी हम लोगों ने कैपेसिटर के कंडीशन में देखा Q इज इक्वल टू CV। C तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, V देखो यहाँ वेरिएबल है, तो मैं यहां से देख सकता हूं d बाई डी टी C इंटू V। d बाई डी टी C इंटू V क्या होगा? C तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, मैं C dV बाई डी टी, यही होगा करंट I। करंट I C dV बाई डी टी होगा। C मैं लिख लूं d बाई डी टी, V कितना है? Vm साइन ओमेगा टी, यही होगा ना, Vm साइन ओमेगा टी। तो यहां Vm भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लूं, C Vm d बाई डी टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यही होगा ना। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? C Vm साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी? कोस ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा। हाँ जी।
अब ये प्लस कॉस ओमेगा टी है, माइनस कॉस ओमेगा टी क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और प्लस कॉस ओमेगा टी क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको मैं लिख सकता हूं सी वी एम ओमेगा, और इस कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो तो इतना होता है। तो यहां से अब इसी टर्म को करंट में, ये करंट का टर्म है इसलिए मैं इसको आई एम लिख देता हूं। तो मैं लिखूं आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दिस आई एम हैविंग इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं देखूं दो इक्वेशन, इसलिए मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें कंपेयर करने में आसानी होगी, कंपैरिजन में आसानी होगी। तो यहां पर दोनों वोल्टेज और करंट दोनों सिग्नल है, वोल्टेज ये दिया, करंट ये फ्लो होगा। तो वोल्टेज और करंट में देखोगे तो यहाँ वीएम है, यहाँ आईएम है, लेकिन यहाँ साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, इंडक्टर में क्या था, करंट लैग कर रहा था। हाँ जी, इंडक्टर में करंट लैग कर रहा था, यहां मैं देख रहा हूं करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री आगे आगे। ठीक है, ये मिटा दूं मैं, हाँ जी, ये मिटा दूं मैं। तो यहां से तो अगर मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूं, अगेन ये हो गया तुम्हारा V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब करंट का कैसे बनाए, ये आगे है, पिछली बार पीछे था, यहां से चालू हो रहा था, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 एंड ये 2 पाई। ठीक है ना। अब ये चालू कहां से होगा, 90 डिग्री लीड करेगा, माने आगे से। प्लस पाई बाई 2 मतलब लीड हो गया। हाँ, लीड हो गया ना, प्लस मतलब लीड हो गया। अब यहां से चालू होगा ये, अब ये वेवफॉर्म इस तरह चलेगी। ये हो गया करंट, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये वेवफॉर्म है। ठीक है जी। अब ये माइनस पाई बाई 2 से शुरू होगा, मतलब जीरो से शुरू हो रहा था ये, तो जीरो से पहले करंट लीड का मतलब है कि वोल्टेज जहां से शुरू होता है उससे पहले, कितना पहले, तो पाई बाई 2 पहले शुरू होगा। जब शुरू होगा पाई बाई 2 से यहां पर जीरो होगा तो यहां मैक्सिमम होगा। इस तरह से जहां इसका मैक्सिमम होगा वहां इसका मिनिमम होगा, मतलब जहां ये हाई होगा, वोल्टेज हाई होगा, वहां करंट
जीरो होगा, और जहां करंट जीरो होगा वहां वोल्टेज हाई होगा। ठीक है जी, ये वेव फॉर्म ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब यहां से मैं देखूं आईएम क्या था तुम्हारा, आईएम क्या था? हाँ, CVM ओमेगा, यही था ना? देखो तो आईएम क्या था, CVM ओमेगा। तो यहां से मैं VM बाई IM वोल्टेज बाई करंट लेना चाहूं तो कितने के बराबर होगा ये बताओ तो? सर C ओमेगा। 1 बाई ओमेगा C। देखो 1 बाई ओमेगा C नहीं होगा? और फिर यही VM बाई IM, जैसे अभी इंडक्टर में हम लोगों ने देखा था, ये रिएक्टेंस है। हाँ, ये रिएक्टेंस है, तो किसका रिएक्टेंस है? कैपेसिटर का। तो रिएक्टेंस को X से रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि कैपेसिटर का है तो यहां लिखते हैं XC इजकल टू 1 बाई ओमेगा C। इसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको मैं देखूं तो ये 1 बाई ओमेगा क्या है? 2 पाई FC, इस तरह है XC। हाँ, तो अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, है ना? अगर ये सारे कांस्टेंट हो तो ये क्या है? XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। मतलब रिएक्टेंस, मतलब ये कैपेसिटर रिएक्ट करेगा कितना? फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा। हाँ जी, मतलब रिएक्टेंस उसकी उतनी ज्यादा होगी कितने? जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा। और फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा दोगे वो रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अगर मैं यहां पर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कर दूं तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। हाँ, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरह से रिलेटेड है, रिएक्ट करता है कि सिग्नल के, अगर किसी भी सिग्नल में फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, आई मीन DC है, उसके लिए हाईली रिएक्ट करेगा। हाईली रिएक्ट करेगा मतलब एकदम पास होने नहीं देगा, हाईली, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट। मतलब मान लो 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई 0 इज इनफाइनाइट, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, हाई रेजिस्टेंस, हाई रिएक्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाओ, F जब बढ़ता जाए, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो होल नंबर घटता जाएगा, तो रिएक्टेंस क्या होगा? घटता जाएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो रिएक्टेंस क्या होगा? घटता जाएगा। यही कारण है कि कैपेसिटर DC को अलाउ नहीं करता है। हाँ, DC मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जीरो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को अलाउ नहीं करता है ये कैपेसिटर। मतलब अगर मैं DC यहां पर लगा दूं तो करंट फ्लो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? ये प्लेट दोनों चार्ज होंगे, करंट फ्लो नहीं होगा।
करंट फ्लो कब होगा? जब मैं इस सिग्नल में फ्रीक्वेंसी दूंगा, जो भी कुछ भी फ्रीक्वेंसी दोगे तभी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर समझना यह है कि ये कैपेसिटर जो डिवाइस है ये हमारा काम क्या कर रहा है, सिर्फ चार्ज कर रहा है एक डायरेक्शन में। मतलब ये सिनुसॉइडल सिग्नल है, एक डायरेक्शन में चार्ज कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में डिस्चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग एसी को अलाउ करने का मतलब क्या है कि एक बार चार्ज करता है, दूसरी बार डिस्चार्ज करता है, फिर चार्ज करता है, डिस्चार्ज करता है, तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। क्योंकि डीसी को अलाउ नहीं करता, मैं डीसी के लिए करंट फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि वो तो एक ही डायरेक्शन में दिया, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो नहीं रहा है, तो एक बार चार्ज होकर के बस शांत हो जाएगा जब तक उसको डिस्चार्ज के लिए पास नहीं दोगे। ठीक है, यही कारण है कि मैं कहता हूं कि डीसी के लिए कैपेसिटर से होकर के करंट फ्लो नहीं होती है। नहीं भाई, कैपेसिटर कभी भी डीसी को अलाउ नहीं करता है, ये बात दिमाग में बिठा लो आराम से। डीसी के कंडीशन में कैपेसिटर से किसी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एसी के कंडीशन में क्या होता है, करंट फ्लो हम एक्सटर्नल सर्किट में देखते हैं। मेनली देखा जाए तो कैपेसिटर के कंडीशन में एक्सटर्नल सर्किट में ही करंट फ्लो हम देखते हैं, वैसे होकर के गुजरता नहीं है, सिर्फ प्लेट चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ जी, किसी को अभी भी Yes, डाउट sir. हो तो पूछ सकता है। तो यहां से मैं देख लेता हूं, ये क्लियर हो गया कि कैपेसिटर एसी को अलाउ करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। हर जगह ये बात तुमको बताई जाएगी, जब जब जरूरत पड़ेगी तो ये बात मैं वहां पर बताऊंगा, और ये बात डायरेक्ट बोल करके मैं निकल जाऊंगा। अब वहां पर ये नहीं पूछोगे कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर अगर कोई डाउट हो तो यहां पूछ लो। कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, सिंपल। इंडक्टर क्या करता है, डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट, और हाई फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे होते जाओगे, जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा वो रिएक्ट करता जाएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ वो रिएक्शन उसका बढ़ता है, रिएक्टेंस उसका बढ़ता है। कैपेसिटर में क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्टेंस उसका घटता है, एक का रिएक्टेंस बढ़ता है, दूसरे का रिएक्टेंस घटता है। मोटे तौर पर हम लोग ये समझें। और जबकि रेजिस्टेंस के कंडीशन में क्या है, रेजिस्टेंस में उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है रेजिस्ट करना, वो फ्रीक्वेंसी के साथ किसी तरह का कोई रिलेशन उसका उस तरह का नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। चलो आज के लिए इतना काफी है, अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir.